हेलो एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं जय नाहटा और हम आज आगे बढ़ेंगे इंडिगो चैप्टर का लेक्चर नंबर 3। लास्ट पार्ट है ये। कुछ पार्ट छूट गया था और कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी अपने को यहां पे देखने हैं, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। हमने फिलहाल जो कर चुके हैं हम वो ये है कि हमने दो पार्ट में देखा किस तरह गांधी जी को रिक्वेस्ट की गई। एक बहुत ही मामूली से किसान ने आके रिक्वेस्ट की कि उनके गांव में चंपारण में शेयर क्रॉपर्स के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही है, बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा है। गांधी जी ने उनकी प्ली सुनी, उनकी रिक्वेस्ट सुनी, लेकिन फिर उनको हाथों हाथ वो वहां से उनके साथ जा नहीं सकते थे, बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी preoccupied, right? He was already occupied in advance. He had already some prior engagements, and because of which he could not accompany Rajkumar Shukla to his district. Later on, वो वहां गए, वहां पे प्रॉब्लम्स को देखा, समझा, इन्वेस्टिगेशन की, बहुत सारे सबूतों का बहुत बड़ा पहाड़ इकट्ठा किया। उन्होंने सरकार के सामने बातें रखी, सरकार को माननी पड़ी और इंडिगो शेयर क्रॉपिंग जो था वो वहां पे खत्म हो गया। लेकिन वहां पे गांधी रुके नहीं, उनका मिशन वहां तक रुका नहीं। आगे क्या हुआ ये हम आज के लेक्चर में देखेंगे। वी हैव अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस मटेरियल आल्सो, राइट? सो जल्दी से चलते हैं अपनी रीकैप वाली स्लाइड में, जहां हम थोड़ा सा रीकैप करेंगे कि हुआ क्या था, एंड देन विल मूव फॉरवर्ड, राइट? ऑलराइट, सो लेट्स डू अ क्विक रीकैप ऑफ व्हाट वी हैव ऑलरेडी सीन। किस तरह चंपारण का केस जो है वो शुरू हुआ था, किस तरह से ये वहां पे एग्जैक्टली गांधी जी पहुंचे, कैसे पहुंचे। हम देख सकते हैं कि ये है हमारे चैप्टर के एक बहुत इंपॉर्टेंट हीरो राजकुमार शुक्ला। एक पुअर पेजेंट थे, राइट? बिल्कुल गरीब और बहुत ही साधारण व्यक्ति थे, लेकिन इनमें बहुत गजब का आत्मविश्वास था, बहुत गजब का रेजोल्यूशन था, बहुत ही डिटरमिन्ड थे, आयरन विल जिसे कहते हैं, राइट? और उसी के बलबूते पे राजकुमार शुक्ला पहुंच गए अपने और अपने साथियों की प्रॉब्लम को लेके लखनऊ, क्योंकि उनको पता था कि लखनऊ में ही उनकी मुसीबतों का, उनकी दिक्कतों का कोई ना कोई समाधान निकाला जा सकता है। जब वो वहां पहुंचे, गांधी जी ऑलरेडी प्रोसीडिंग्स में थे, बहुत सारी मीटिंग थी, बहुत सारे डेलीगेट्स आए हुए थे, है ना? अलग अलग मुद्दों पे चर्चा चल रही थी। किसी व्यक्ति ने राजकुमार शुक्ला को बताया कि तुम्हारी प्रॉब्लम एक ही व्यक्ति सॉल्व कर सकता है, वो है गांधी, जाके उनसे मिलो। गांधी जी के पास गए, उन्होंने बिंदास तरीके से अपने आप को इंट्रोड्यूस किया कि मैं राजकुमार शुक्ला हूं और मैं चंपारण डिस्ट्रिक्ट से आया हूं। ऑल्दो गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ चंपारण अर्लियर इन हिज लाइफ, लेकिन फिर भी जब राजकुमार शुक्ला ने बताया कि मेरे गांव में इंडिगो शेयर क्रॉपिंग का सिस्टम है और वहां बहुत इनजस्टिस हो रहा है, तो मेरे साथ चलिए और हमें निजात दिलाइए। गांधी ने कहा, चूंकि मैं ऑलरेडी पहले से अलग अलग जगहों पे जाने के लिए बाध्य हूं, तो मैं अभी इमीडिएटली आपके साथ नहीं चल सकता। बहुत लंबा सफर तय किया उन्होंने, जहां जहां गांधी गए राजकुमार शुक्ला उनके साथ गए, राइट? सो ही अकंपनीड हिम, राइट? लखनऊ के एनुअल कन्वेंशन से लेके वो सेवाग्राम आश्रम तक उनके साथ, गांधी जी के साथ गए, राइट? है ना? आयरन विल। भाई, एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेने के लिए किसी व्यक्ति के साथ पैदल इतनी लंबी यात्रा करना इज अ बिग डील, राइट? तो वहां से वो जब वहां आश्रम में पहुंचे गांधी जी के, वहां गांधी जी को फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की। गांधी वॉज ऑलरेडी माइटी इंप्रेस्ड बाय द टेनासिटी ऑफ सच एन ऑर्डिनरी मैन। कुछ तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी था उनमें। गांधी जी ने कहा, ठीक है भाई, कलकत्ता इस फला फला तारीख को पहुंचो, मैं वहीं पे पहुंचूंगा, मेरी एक मीटिंग है, वहां से ले चलना। एज यू नो डेस्टिनी वुड हैव इट, राजकुमार शुक्ला गांधी से पहले पहुंच गए। गांधी जी जब वहां पहुंचे तो उन्होंने हां भरी कि हाँ, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। फिर वो चंपारण गए, बिहार में उनकी जो डिस्ट्रिक्ट थी वो वहां गए और वहां से फिर शेयर क्रॉपर्स की हेल्प करने के लिए पहुंच गए, भिड़ने के लिए अंग्रेजों से। वहां के जो जमींदार थे, वहां जो बड़े बड़े बिग प्लांटर्स थे, वहां के जो ऑफिशियल्स थे, उनसे बहुत बातचीत हुई, बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी हुई। गांधी एज यूजुअल कूल, काम, कंपोज थे। उन्होंने बुलिंग सहन की, उन्होंने बेइज्जती सहन की, उन्होंने कई बार जो उनके खिलाफ फतवे जारी हुए थे वो उन्होंने सहन किए, लेकिन फिर भी वो डटे रहे। उन्होंने कहा, मैं यहां का आदमी हूं, आई एम नॉट एन आउटसाइडर, राइट? कैप, यू आर, right? I'm not an outsider. You got to be kidding me. You are an outsider.
यू हैव टू लीव, राइट, आई डोंट नीड टू लीव दिस प्लेस। गांधी ने वहां पे बहुत ही अच्छे से सिस्टमैटिक तरीके से लड़ाई लड़ना शुरू किया, राइट। वहां से वो गांधी एक्चुअली बिहार से गए मुजफ्फरपुर, ठीक है। मुजफ्फरपुर में गांधी ने मुलाकात की प्रोफेसर मलकानी और प्रोफेसर कृपलानी और प्रोफेसर मलकानी से। प्रोफेसर कृपलानी और प्रोफेसर मलकानी जो थे वो प्रोफेसर कृपलानी ऑलरेडी परिचित थे गांधी के, प्रोफेसर मलकानी जो थे वो मिल रहे थे पहली बार। प्रोफेसर मलकानी के घर रुके थे गांधी जी, ओके। गवर्नमेंट टीचर थे और एक गवर्नमेंट टीचर को ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, इनफैक्ट किसी इंसान को, आम इंसान को अलाउड नहीं था कि वो स्वराज का सपोर्ट करने वाले किसी व्यक्ति को अपने घर में शरण दे। ओ माय गॉड, नाउ दिस मैन वाज रियली गोइंग टू बी इन ट्रबल विद द अथॉरिटीज बिग टाइम। व्हाई? क्योंकि इन्होंने हिमाकत दिखाई, इन्होंने हिम्मत दिखाई, इन्होंने साहस दिखाया। एडवोकेट ऑफ स्वराज, राइट, होम रूल के एडवोकेट को, एडवोकेट का मतलब यहां पे लॉयर नहीं है, यहां पे एडवोकेट का मतलब है सपोर्टर, ठीक है। तो सपोर्टर गांधी जी को उन्होंने अपने घर में शरण दी, बहुत बड़ी बात थी, ये एक बहुत बड़ा स्टेप था, लेकिन निडर होकर उन्होंने ऐसा किया। वहां से उनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, राइट। गांधी जी ने शेयर क्रॉपर्स के साथ जो ब्रूटल ट्रीटमेंट हो रहा था उसकी पूरी जानकारी की, उसकी पूरी शिनाख्त की, उसकी पूरी तहकीकात की, राइट। और फिर जो उन्होंने सबूत इकट्ठा किए उसके बिना पे सरकार को घुटने टेकने पे मजबूर किया, ओके। सो शेयर क्रॉपर्स वर ब्रूटली ट्रीटेड एंड ऑप्रेस्ड इन चंपारण। गांधी मीट्स ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड लीड्स टू फर्स्ट एवर विक्ट्री ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। सिविल डिसोबीडियंस की ये पहली बड़ी जीत थी, राइट। सिविल डिसोबीडियंस की पहली बड़ी जीत कैसे थी सर? क्योंकि इससे पहले कभी, है ना, सविनय अवज्ञा जिसे हिंदी में कहते हैं, यानी कि बहुत ही सिविलाइज्ड ह्यूमन, है ना, बहुत ही सिविलाइज्ड तरीके से, बड़े, है ना, विनम्र और बहुत ही सभ्य तरीके से किसी, है ना, सरकार की किसी आदेश की अवमानना नहीं हुई थी। रिवोल्ट्स हुए थे, म्यूटिनी हुई थी, लड़ाइयां हुई थी, लेकिन उनका हल उस तरीके से नहीं निकल पाया जिस तरीके से हम चाहते थे। गांधी जी के लीडरशिप में पहली बार सिविल डिसोबीडियंस की जीत हुई, लेकिन गांधी वहां रुके नहीं। गांधी ने सिर्फ एक चंपारण का एपिसोड खत्म हो गया ये कह के वहां से छुट्टी नहीं ली, बल्कि उसके आगे भी उन्होंने बहुत सारे समाधानों पे, बहुत सारी समस्याओं के समाधान ढूंढने पर काम शुरू किया। चंपारण का जो शेयर क्रॉपिंग का जो एक एपिसोड था वो एक बहुत छोटा सा, है ना, किस्सा था चंपारण के पूरे एपिसोड में। वहां फिर सामाजिक, है ना, और आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से जो कमियां थी वहां पे के लोगों में, शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ापन था, he also worked on that, okay, because he had to. He knew that if I end up my mission here, there will be no further improvement, okay. Nobody is going to get an opportunity to develop physically, mentally, culturally, emotionally or economically. So he had to stay there. वो वहां रुके, उन्होंने अपने प्रयास जारी रखे। क्या थे वो प्रयास, कैसे, और बाकी, है ना, जो समय उन्होंने बिताया वहां पे कैसे उन्होंने परिवर्तन लाने के प्रयास किए, वो हम आज के लेक्चर में देखेंगे। सो लेट्स बिगिन, ओके, ऑलराइट। अब देखिए क्या था कि हमने जहां तक किया था हम कहानी वहीं से शुरू करेंगे, ठीक है। गांधी जी जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पे कल्चरल और सोशल बैकवर्डनेस बहुत थी, अभी भी बहुत, है ना, उनको काम करना अभी बाकी था, राइट। सो नाउ बिग प्लांटर्स अपने आप को जब तक वो शेयर क्रॉपिंग खत्म नहीं हुआ था तब तक वो अपने आप को क्या समझते थे, वो अपने आप को वहां का खुदा मानते थे, वहां का भगवान मानते थे, अपना आधिपत्य समझते थे, अपना दबदबा जमाए रखा था। अब उनको पता चल गया किसान आवाज उठा सकते थे, क्योंकि किसानों में ये विश्वास जाग उठा था कि हमारे अधिकार हैं और हमारे अधिकारों की रक्षा करने वाले लोग हैं, डिफेंडर्स हैं, राइट। तो वो निर्भीक हो गए, बिल्कुल निडर हो गए। नाउ द पेजेंट्स सॉ दैट ही हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स, राइट्स भी हैं और उनको बचाने वाले लोग भी हैं। ही लर्न्ड करेज, और यही सबसे बड़ी जीत थी कि हर इंसान अपने आप में इतना करेजियस हो जाए कि अपनी लड़ाई खुद लड़ सके। यही मोटो था गांधी जी का। Events justified Gandhi's position within a few years. The British planters
abandoned their estates. Abandon का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना, ठीक है। तो गांधी जी ने ये इंश्योर किया कि जो जमीनें थी वो वापस उन्हीं लोगों को दे दी जाएं जिनकी वो एक्चुअली थी, जिनका हक था उन्हीं को मिल जाए, राइट। सो द लैंड्स वर रिवर्टेड टू द पेजेंट्स। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड कंप्लीटली, वहां से इंडिगो शेयर क्रॉपिंग गायब हो चुकी थी। लेकिन मिशन यहां रुका नहीं। गांधी नेवर कंटेंटेड। कंटेंटेड का मतलब क्या होता है? कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट होना। गांधी जी कभी भी है ना बड़े तौर पे सिर्फ सॉल्यूशंस निकाल दिए उससे वो संतुष्ट होते नहीं थे। तो गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और economic solutions. He saw the cultural and social backwardness in Champaran villages and wanted to do something about it immediately. अब गांधी जी ने देखा भाई सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ इनको एक शेयर क्रॉपिंग की है ना दुविधा से निकाल दिया, इससे काम होगा नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहां पे है ना जो सामाजिक ढांचा था उसको समझा और देखा कि यार यहाँ बहुत बैकवर्डनेस है, पिछड़ापन है, ये बहुत पिछड़े हुए हैं, राइट। अभी भी बहुत दरिद्रता कूट कूट के इनके जनरेशंस में भरी हुई है, राइट। इससे इनका उद्धार करना पड़ेगा, इनको ऊपर खींच के इस गर्त से बाहर निकालना पड़ेगा। सो ही अपील्ड फॉर, सबसे पहला स्टेप क्या किया, ही अपील्ड फॉर टीचर्स। उन्होंने टीचर्स के लिए अपील की। महादेव देसाई, इमीडिएटली महादेव देसाई एंड नरहरि परीख, दो बहुत ही यंग टीचर्स थे जिन्होंने हाल ही में गांधी जी के आश्रम में उनके चंपारण केस से पहले उनके फॉलोअर्स के रूप में, उनके डिसाइपल के रूप में ज्वाइन किया था। वो वहां खुशी खुशी वहां पे आगे वॉलंटियरली। एंड नॉट ओनली दैट, नरहरि परीख और महादेव देसाई की वाइफ्स भी उनके साथ आ गईं। तो 4 लोग वहां पे आ गए और सिर्फ 4 लोगों के आने की देर थी। वहां जब ये खबर पहुंची कि गांधी जी ने है ना वहां पे आह्वान किया है टीचर्स के लिए और 4 लोग ऑलरेडी पहुंच गए हैं, तो खुशी खुशी वहां पे और बाकी लोग पहुंचने लगे अलग अलग जगहों से, है ना डिस्टेंट लैंड से। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, पूना एंड अदर डिस्टेंट लैंड्स। ओके, अलग अलग जगहों से बाकी लोग भी वहां पहुंचने लग गए कि भाई गांधी जी ने है ना हमें पुकारा है, गांधी जी को हेल्प चाहिए, है ना, और सोशल सर्विस का काम है, व्हाई नॉट ज्वाइन हिम। सो फ्रॉम डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड, देवदास गांधी's youngest son arrived from the ashram and so did Mrs. गांधी। सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ ये नहीं था कि गांधी अपने परिवार को है ना बिल्कुल भी वहां पे वॉलंटरी सर्विस देने के लिए नहीं बुला रहे थे। गांधी के फैमिली मेंबर्स यानी कि उनके सबसे छोटे बेटे देवदास और उनकी वाइफ मिसेस कस्तूरबा गांधी वो भी वहां पे पहुंच गए, है ना। इंटरेस्टिंग कि भाई पूरा परिवार और बाकी लोग मिलके एक गांव का पूरा उद्धार करने में लगे हुए हैं, एक ही मकसद बना रखा है। स्टेप्स देखिए क्या क्या थे, क्या क्या चेंजेस लेके आए। सबसे पहले 6 प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन्ड। ओके, 6 प्राइमरी स्कूल्स वहां पे अलग अलग गांव में खोली गई। ओके, 6 प्राइमरी स्कूल्स वहां पे खोली गई। सो प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन इन 6 विलेजेस। ठीक है। सेकेंड, कस्तूरबाई ने वहां पे सैनिटेशन, कम्युनिटी सैनिटेशन के रूल्स वगैरह है ना और आश्रम के जो रूल्स थे वो बताने शुरू किए। साफ सफाई कैसे करें, ठीक है, अपना ध्यान कैसे रखें, राइट, शौचालय जो है उसका प्रॉपर यूज करना, खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले, शौचालय जाने के बाद हाथ धोना और अपनी साफ सफाई रखना, ये सारे जो रूल्स होते हैं सैनिटेशन के, साफ सफाई के, हाइजीन के, वो कस्तूरबाई ने उनको वहां पे लोगों को समझाया, महिलाओं को स्पेशली समझाया। ठीक है। और तीसरा क्या था, हेल्थ कंडीशन पे ध्यान दिया गया, क्योंकि गांधी ने देखा कि वहां पे हेल्थ कंडीशन बहुत ही घटिया स्थिति में थी, है ना। लोग बहुत जल्दी बीमार पड़ रहे थे, लोगों को रिकवर होने में टाइम लग रहा था, मे बी लाइफ एक्सपेक्टेंसी उतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। सो व्हाट ही डिड वाज ही ऑब्लाइज्ड अ डॉक्टर फॉर 6 months सर्विस। ठीक है, वॉलंटियर करने के लिए कहा, 6 महीने की सर्विसेज देने के लिए। मिजरेबल का मतलब क्या होता है सर, पुअर, राइट, पैथेटिक, बहुत ही है ना गरीब अवस्था में, बहुत ही दयनीय अवस्था में थी हेल्थ कंडीशंस। गांधी जी ने एक डॉक्टर को है ना वॉलंटियर करने के लिए कहा 6 महीने की सर्विसेज के लिए। 3 मेडिसिन। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है बेटा, व्हाट वर द सॉल्यूशंस इंप्लीमेंटेड, क्वेश्चन बनते हैं, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। 3 मेडिसिन वर अवेलेबल, कौन सी थी, कैस्टर ऑयल, क्विनाइन एंड सल्फा ऑइंटमेंट। और इनके है ना इनके कॉम्बिनेशन को दिया जाता था अलग अलग मेडिकल कंडीशन को देख के, हेल्थ कंडीशन को देख के। क्या थी वो चीजें, एनीबडी हु शोड अ कोटेड टंग, अगर जीभ पे कोटिंग आई हुई है इसका मतलब पेट खराब है ना, डाइजेशन खराब है, तो उसको क्या दिया जाता,
Anybody who showed a coated tongue was given a dose of castor oil, right? Anybody with malaria fever received quinine plus castor oil, and anybody with skin eruptions का मतलब क्या हो गया? स्किन इरप्शंस का मतलब रैशेस अगर हो गए हो, चमड़ी पे खुजली, दांत खाज हो गई हो, तो उसको क्या दिया जाता? उसको दिया जाता ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल। ठीक है, तो 3 मेडिकल कंडीशंस के लिए बेसिकली मोटा मोटी वहां पे दवाइयां है ना मुहैया करवाई गई, उपलब्ध करवाई गई थी। उसके बाद अब गांधी जी ने देखा कि वहां की जो महिलाएं हैं, राइट, उन महिलाओं के कपड़े पहनने का ढंग थोड़ा सा फिल्थी था, थोड़ा सा है ना अनसिस्टमैटिक था, गंदे मटमैले अशोभनीय कपड़े उन्होंने पहन रखे थे। ठीक है, क्योंकि गरीबी बहुत व्यापक रूप से वहां फैली हुई थी। तो उन्होंने कस्तूरबाई को कहा महिलाओं से बात कीजिए, अपनी वेशभूषा थोड़ी सी ठीक करे, थोड़ा सा दिखने में इंसान को खुद को अच्छा लगता है जब अच्छे कपड़े पहनते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं। ये चीज गांधी जी खुद जानते थे। तो उन्होंने कहा इनसे बात करें। गांधी नोटिस द फिल्थी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लोथ्स। देखो फिल्थी का मतलब क्या हो गया? फिल्थी का मतलब डर्टी, मडी, मटमैले, ठीक है, गंदे। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि ये हालत है, कस्तूरबाई को कहा। कस्तूरबाई ने जब बात की तो एक महिला उनको लेके गई। वन वुमन took Kasturbai into her hut and said, "Look, there is no box or cupboard here for clothes. The sari I am wearing is the only one I have." विडंबना देखिए कि जो साड़ी मैंने पहन रखी है ना माता जी, वही एकमात्र परिधान है, कपड़ा है जो हमारे पास है, यही एक साड़ी है जो हमारे पास है। तो बताओ हम कहां से चेंज करें, है ना, मैली होने से कैसे बचाएं, है ना, इन कपड़ों के फटने से इनको कैसे बचाएं, क्योंकि कपड़ा ही एक ही है, फटा पुराना न पहने क्या करें। यह हालत थी वहां पे लोगों की। अब उन चीजों पे अलग से डिस्कशन किया गया। ठीक है, देखा गया कि भाई कैसे इसका समाधान निकाला जा सकता है। लोगों के पास कामकाज की कमी थी तो उनको कामकाज अलग से कुछ है ना करवाने की व्यवस्था की गई। ठीक है, देन ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण गांधी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम। गांधी जी दूरदृष्टा व्यक्ति थे, है ना, फोरसाइटेड इंसान थे। तो फोरसाइटेड का ये मतलब ये चंपारण में बैठ के वो अपने आश्रम पे नजर रख रहे थे, है ना, कि सब कुछ दिख रहा है मुझे भाई, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कामकाज कैसे चल रहा है, घपले तो नहीं हो रहे। तो ही एक्चुअली वॉज अ वेरी ऑब्जर्वेंट, कीनली ऑब्जर्वेंट पर्सन। ठीक है, उनको हर चीज वो है ना अपनी नजर में रखते थे, सब चीज पे ध्यान रखते थे। गांधी ने वहां चंपारण में बैठे बैठे ध्यान रखा, कहा, आश्रम की गतिविधियों का। वो रेगुलरली लेटर लिखते रहते थे, मेल लेटर वापस मंगवाते रहते थे, मेल लिखते थे, मेल मंगवाते थे। और गांधी की पोजीशन इतनी स्ट्रांग थी, ये नहीं कि खौफ हो, डर हो, इज्जत बहुत थी। लोग उनको भेज दिया करते थे, भाई एग्जैक्टली बता दिया करते थे कि ये चीजें हैं। फाइनेंशियल अकाउंट्स जो थे वो मंगा लिया करते थे वो, कि भाई कामकाज सही चल रहा है, वहां पे खर्चा कहां हुआ, इनकम कहां से हुई, है ना, कितना बचा कितना नहीं, ये सारी चीजें वो ध्यान देते थे। ठीक है, so he would give instructions. He sent regular instructions by mail and asked for financial accounts. Once he wrote to the residents that it was time to fill in the old latrine trenches and dig new ones. अब देखो लेट्रिन ट्रेंचेस क्या होते हैं? जो मल मूत्र की निकासी होती है घर से। आजकल तो ये सीवरेज फैसिलिटी बहुत स्ट्रांग हो गई है ना, अंडरग्राउंड ही घरों से, है ना, जो बाथरूम से, टॉयलेट से गंदा पानी, है ना, गंदगी निकलती है, वो अंडरग्राउंड ही जाके एक जगह इकट्ठा हो जाती है। पहले के जमाने में ऐसा नहीं था। ठीक है, क्रूड टॉयलेट्स वगैरह थे कई बार, और कई जगहों पे तो जैसे है ना ग्रामीण इलाकों में तो थे ही नहीं। तो वहां पे क्या होता था कि भाई लोग कुआं खोद के रखते थे घर के ठीक आगे। कुआं घर के आगे, या है ना मान लो गली है, ठीक है, घर है, तो हर घर के आगे एक एक अपना कुआं खोद के रखा गया था। उसमें क्या होता था कि वो 15-20 फुट है ना गहरा कुआं होता था, उसमें वो सारा गंदा पानी, गंदगी सारी उसमें जाती थी, राइट। एवरी ऑल दैट वेस्ट मटेरियल यूज्ड टू बी चैनलाइज्ड इनटू द पिट। उसमें ऑलरेडी पहले उसको खोद के उसमें नमक डाल दिया जाता था प्रॉपर डीकंपोज करने के लिए। ठीक है, प्रॉपरली उस मलमूत्र को डीकंपोज करने के लिए नमक डाल दिया जाता था, और फिर उसको ऊपर से वो कुआं खोद के उसको प्रॉपरली उसको ऊपर से कवर कर दिया जाता था। अंदर ही अंदर वहां रास्ता निकासी होती थी उस कुएं के अंदर आने के लिए। एक टाइम पीरियड होता था सर्टेन कि भाई इतने टाइम में ये कुआं भर जाएगा, लगभग डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स। ठीक है, ज्यादा है तो जल्दी भरेगा, कम है तो थोड़ा टाइम लेके भरेगा, 8-10 साल, 15 साल, 20 साल। ठीक है, अब उसके बाद
एक लगभग आइडिया थी गांधी को कि भाई ये जो लेट्रिन ट्रेंचेस हैं ये भरने वाले होंगे, इनको बंद कर दिया जाए, वहां से निकासी बंद करके वहां पे स्टॉप करके कोई दूसरा खोद के उसमें निकासी का साधन बना दिया जाए, वहां पे व्यवस्था कर दी जाए। अदरवाइज अगर वो ओवरफ्लो हो गए तो वहां गंदगी फैलेगी, बदबू फैलेगी, वहां पे अनहाइजीनिक कंडीशन होगा, वहां पे है ना एयर पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन होगा और वहां पे बीमारियां फैलेंगी। ये इतनी सूझबूझ, इतनी समझदारी उनमें थी, राइट? इसीलिए गांधी थे, राइट? ओके, सो ट्रेंचेस का मतलब होता है डिच, ठीक है, गड्ढा। तो उन्होंने कहा कि उनको बंद कर दिया जाए और डिग न्यू वंस, अदरवाइज द ओल्ड वंस वुड बिगिन टू स्मेल बैड, बदबू आनी शुरू हो जाएगी। ओके, नाउ अब गांधी जी ये जो एक चंपारण का एपिसोड था, ये गांधी की लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था बॉस, ठीक है? गांधी खुद इस बात को मानते थे कि चंपारण का केस मेरे लिए एक बहुत बड़ा, है ना, मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आया है, ठीक है? नेशनल हीरो के रूप में इमर्ज हुए थे वो, ठीक है? नेशनल हीरो के रूप में इमर्ज हुए थे, राइट? सो द चंपारण एपिसोड वाज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ. What I did, he explained, was a very ordinary thing. I declared that the British could not order me about in my own country. गांधी ने एक प्लेन सिंपल सा सोल्यूशन दिया लोगों ब्रिटिश को, भाई ऐसा है मेरे देश में, तुम मुझे नहीं बता सकते कैसे जीना है, कैसे देश चलाना है। क्या मेरे घर में कोई बाहर का कोई पड़ोसी आके मुझे बताएगा कि आप अपना घर ऐसे चलाओ, राइट? हम अपना घर अपने हिसाब से चलाते हैं यार, हमें आता है, बखूबी आता है, बहुत अच्छे से आता है, भली भांति आता है। गांधी ने यही बस बात ब्रिटिश के कान में फूंक दी, डोंट टेल मी हाउ टू लिव इन माई ओन कंट्री, आई कैन डू इट बेटर देन यू कैन टेल मी हाउ टू। बस सिंपल सी बात थी, वही समझाई, कोई बहुत बड़ा, है ना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम नहीं किया, सिंपल सी चीज समझाई। गांधी खुद एडमिट करते हैं। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डेफियंस। डेफियंस का मतलब देखिए क्या होता है, डेफियंस का मतलब होता है विरोध, ठीक है? विरोध, बोल्ड, ओपन रेजिलियंस, ओपन रेजिस्टेंस, ठीक है? तो वो किसी चंपारण का एपिसोड जो था वो जानबूझ के, राइट, विलिंगली, है ना, किसी अग्रेसिव मूवमेंट को अंजाम देने के मानस से नहीं हुआ था। मतलब शुरू से ये तो नहीं सोचा था उन्होंने कि वहां जाके, है ना, अग्रेसिव एक मूवमेंट चलाएंगे, वहां जाके, है ना, ये इस तरह से आंदोलन चलाएंगे, सिविल डिसोबीडियंस जो है उसकी जीत करवाएंगे, आंदोलन करेंगे, वहां पे गर्मा गर्मी होगी, वहां पे इन्वेस्टिगेशन। नो, इट डिड नॉट बिगिन विद दैट नोट। एक नीक सबमिसिव सा, है ना, प्रयास था, एक सिंपल सा ऑर्डिनरी सा प्रयास था वहां के पुअर शेयर क्रॉपर्स को उनकी उस, है ना, दयनीय हालत से निकालने का, और कुछ भी नहीं, बस ये इतना ही था, ठीक है? इसके अलावा और कोई प्रयास नहीं था। लेकिन अल्टीमेटली वो एक बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, है ना, एक किस्सा बन गया, एक हिस्सा बन गया जिंदगी, गांधी जी की जिंदगी का, राइट? उन्होंने भी सोचा नहीं था। So it did not begin as an act of defiance. It grew out of an attempt to alleviate. Alleviate का मतलब to make problems less severe, है ना, किसी को राहत पहुंचाना, किसी, है ना, किसी चीज को कम, किसी पीड़ा को कम करना। It grew out of an attempt to alleviate the distress of large numbers of poor peasants. This was the typical Gandhi pattern. His politics were intertwined यानी मिक्स, उलझा हुआ, जैसे कई बार बालों के गुच्छे हो जाते हैं ना, बाल उलझ जाते हैं ना, वैसे इंटरट्वाइंड, एक दूसरे में घुले मिले, उलझे हुए थे। क्या उनकी पॉलिटिकल जो उनके डिसीजंस होते थे, वो अक्सर प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स जो होती थी मिलियंस की, उससे प्रभावित होके वो अपने पॉलिटिकल डिसीजंस लिया करते थे, अपनी पॉलिसीज डिसाइड किया करते थे। और ये टिपिकल गांधी पैटर्न, गांधी की स्टाइल थी, ठीक है? कि भाई आम रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों की प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए कैसे वो पॉलिटिकल सॉल्यूशंस, हल निकाल के दे सके, राइट? है ना, सुपर हीरो, राइट? तो ये सुपर हीरो की तरह इन्होंने काम करना शुरू किया था। His was not only a loyalty to abstractions. Abstractions क्या होते हैं? देखो, abstraction का मतलब क्या होता है बेटा? Abstraction का मतलब होता है an idea, thought, not reality. Something which does not exist in front of you, something that is intangible. Tangible is something that I can touch,
राइट? तो फॉर एग्जाम्पल दिस स्टाइलस, आई कैन टच इट, बट इनटेंजिबल, एब्स्ट्रैक्शन, केवल आइडिया में, केवल विचारों में, केवल है ना मन की कल्पनाओं में जो एग्जिस्ट करता हो, उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। यहां पे एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है गॉड। तो नरेटर कहते हैं कि गांधी की परम श्रद्धा किसी न दिखने वाले भगवान में नहीं थी, बल्कि मूर्त रूप से, नश्वर रूप में जो मनुष्यों में बस रहे भगवान थे, उनके प्रति थी। वापस समझो, गांधी जी है ना बिना मतलब का कोई है ना अंधविश्वास या कोई अंधभक्ति नहीं करते थे, है ना किसी एक पर्टिकुलर भगवान या खुदा की। वो ये मानते थे कि जो ईश्वर कहां है? ईश्वर वो नहीं है जो दिखता नहीं है, ईश्वर वो है जो मेरे सामने मूर्त रूप में है। अर्थात इंसान, अगर मैं इनकी सेवा कर लूंगा तो वो उस परम ईश्वर, परम पिता परमेश्वर की सेवा होगी। तो जो गांधी जी की जो लॉयल्टी थी, उनका जो समर्पण भाव था, उनकी जो श्रद्धा थी, वो किसी न दिखने वाले खुदा या भगवान में नहीं थी, बल्कि दिखने वाले मॉर्टल ह्यूमन बीइंग्स में थी, है ना। उनके प्रति वो अपनी श्रद्धा रखते थे। His was not a loyalty to abstractions, it was a loyalty to living human beings. In everything Gandhi did, moreover, he tried to mold a new free Indian who could stand on his own feet and thus make India free. हर वो काम जो गांधी करते थे, उसमें उनका ध्येय, उनका उद्देश्य, उनका मकसद एक होता था कि किस प्रकार एक ऐसे नए भारतीय इंसान, नागरिक का निर्माण किया जाए, उसको आकार दिया जाए कि वो अपने पैरों पे खुद खड़ा हो सके, स्वावलंबी बन सके, आत्मनिर्भर बन सके। और आत्मनिर्भर भारत, है ना, ये कॉन्सेप्ट आज जो हमें बताया जा रहा है, वो बहुत पहले गांधी जी ने दिया था। उन्हीं का अनुसरण करके हमारे प्रधानमंत्री आज उस चीज को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत के रूप में। तो वो आइडिया गांधी जी का था। गांधी जी ने बहुत पहले ये चीज सोच ली थी कि एक समृद्ध भारत तभी बन सकता है जब वो आत्मनिर्भर होगा, खुद के बलबूते पे अपने डिसीजंस ले सकेगा, अपनी लड़ाई लड़ सकेगा, है ना, और अपने देशवासियों का पेट पाल सकेगा, तभी वो भारत आगे बढ़ेगा। और ये तब हो सकता है जब, है ना, भारत का हर नागरिक स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने, किसी पराये पे उसे डिपेंडेंट न रहना पड़े, किसी पड़ोसी देश पे उसे डिपेंडेंट न रहना पड़े। राइट? तो उनका हर काम इसी मकसद से हुआ करता था। अब एक वाकया और हुआ था, एक किस्सा और हुआ था। ये जो गांधी जी की लाइफ में ये जो चंपारण केस था, इसमें क्या हुआ था कि एक उनके फॉलोअर बन गए थे, एक अंग्रेज पैसिफिस्ट थे। पैसिफिस्ट कौन होते हैं? जो शांति स्थापित करते हैं, शांति दूत होते हैं। शांति स्थापित करने के लिए एक अंग्रेजों की तरफ से एक पैसिफिस्ट आए थे, ठीक है, जिनका नाम था चार्ल्स फ्रीयर एंड्रूज। राइट? अब चार्ल्स फ्रीयर एंड्रूज जो थे, वो अंग्रेज पैसिफिस्ट थे, और वहां पे पीस मेकर, वहां पे स्थिति को भाप के वहां पे शांति स्थापित करने के लिए आए हुए थे। उस एपिसोड को बहुत अच्छे से उन्होंने देखा, परखा, समझा था। ड्यूरिंग द प्रोसेस ही बिकेम एन आर्डेंट फॉलोअर ऑफ गांधी। आर्डेंट का मतलब बहुत ही समर्पित, है ना, पूरी श्रद्धा जाग गई थी उनमें गांधी जी और उनके उसूलों के प्रति। तो बहुत बड़े भक्त बन गए थे गांधी जी के। नाउ early in the Champaran action, Charles Freer Andrews, the English pacifist who had become a devoted follower of the Mahatma, came to bid Gandhi farewell before going to a tour of duty to Fiji Islands. भाई वो गांधी जी के पास आया और कहा कि भाई परम श्रद्धे, मेरी यहाँ पे ड्यूटी समाप्त हो गई है, मुझे फिजी आइलैंड जाना है, बस जाने से पहले एक बार आपके दर्शन करने थे, आपसे मुलाकात करनी थी। गांधी के जो लॉयर फ्रेंड्स थे, ठीक है, मौलाना मजरूल हक, फिर राजेंद्र प्रसाद वगैरह, ये लोग जो थे, इनको लगा ये आदमी अंग्रेज है, हमारी लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ है, अगर ये हमारा पक्ष ले ले, हमारे पक्ष में लड़ने लग जाएं, फिजी आइलैंड न जाके यहीं पे रुक जाएं, तो कितना बेहतर होगा। गांधी जी को जब उन्होंने इस बात से अवगत करवाया, पहले चार्ल्स फ्रीयर एंड्रूज से पूछा, रुक जाओगे? उन्होंने कहा, भाई अगर गांधी कहेंगे मैं बिल्कुल रुक जाऊंगा, मेरे भगवान कहते मैं रुक जाऊंगा, बिल्कुल रुक जाऊंगा। जब उन्होंने ये प्रपोजल गांधी के आगे रखा, ही वॉज वेहेमेंटली अपोज्ड, ओके, ही वेहेमेंटली अपोज्ड कि ये आपके मन की कमजोरी दर्शा रहा है, केवल मेरे आगे नहीं, आपके खुद के आगे आप अपनी नजरों में कमजोर बनोगे। राइट? सो उन्होंने क्या कहा, एंड्रूज, गांधीज लॉयर फ्रेंड्स
thought it would be a good idea for Andrews to stay in Champaran and help them. Andrews was willing if Gandhi agreed, but Gandhi was vehemently opposed. Vehemently का अर्थ हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है, इसका मतलब हम देख चुके हैं, ठीक है, aggressively, right? बहुत ही vehemently उन्होंने अपोज किया इस आइडिया को. क्या कहा उन्होंने? You think that in this unequal fight it would be helpful if we have an English man on our side? This shows the weakness of your heart. Logic भी क्या दिया यार, आदमी शर्म से पानी पानी हो जाए. यहाँ पे वो गाना मत चला देना, ठीक है, मैं पानी पानी हो गई. गांधी जी जो थे उन्होंने वहां पे उन लोगों को उसी क्षण अपनी गलती का एहसास करवाया. कहा अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक अंग्रेज हमारे पक्ष में हो जाएगा तो हम ये असमानता की लड़ाई बराबरी पे लड़ पाएंगे, ये एक बहुत ही शर्मनाक बात आपने कही है, ठीक है. अब उनके जो फ्रेंड्स थे वो उसी वक्त शर्मिंदा महसूस करने लगे कि सच में हम मन से कमजोर हैं. द कॉज इज जस्ट. जस्ट का यहां पे मतलब है न्यायोचित, कुछ भी इलीगल नहीं होना, ठीक है, जस्टिफाइड होना. जिस कॉज, जिस कारण को प्राप्त करने के लिए, जिस मुद्दे को, जिस इश्यू को हम लेके लड़ रहे हैं वो बिल्कुल न्यायोचित है. अपने देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं हम, भले ही हम कमजोर हैं, ज्यादा हैं संख्या में लेकिन फिर भी कमजोर हैं, लेकिन फिर भी लड़ेंगे और अपने बलबूते पर लड़ेंगे, राइट. सो द कॉज इज जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योरसेल्व्स टू विन द बैटल. यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप. प्रॉप का मतलब सपोर्ट. कई बार होता है ना, हम डांस कॉम्पिटिशन वगैरह में हमने पार्टिसिपेट किया था तो हैट ले लेते हैं, स्टिक ले लेते हैं, चेयर ले लेते हैं, प्रॉप होता है. दैट मेक्स द प्रेजेंटेबिलिटी more wonderful, okay, that makes our show more wonderful, okay, it makes it more presentable, okay, more palatable to watch. तो उससे क्या होता है, हमें सपोर्ट मिलता है, हमें एक्चुअली हमारी चीज को प्रेजेंट करने में हेल्प मिलती है. यहां पे वो प्रॉप के रूप में यूज करना चाहते थे, एक सपोर्ट के रूप में यूज करना चाहते थे, है ना, एंड्रूज को. और यही बात गांधी जी को खलने लगी. गांधी जी बोलने लगे कि अगर आप एक प्रॉप के रूप में उसको यूज करना चाहते हो, ठीक है, और वो भी इस मानसिकता से कि वो एक अंग्रेज है, क्या एक अंग्रेज हमारे पक्ष में आ जाएगा तो हम अंग्रेजों के खिलाफ, दोज माइटी ब्रिटिश पीपल, क्या हम उनके खिलाफ लड़ लेंगे, हम इतनी आसानी से ये आजादी हासिल कर लेंगे? नो, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, राइट. ही हैड रेड आवर माइंड्स करेक्टली, राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स, एंड वी हैड नो रिप्लाई. गांधी इन दिस वे टॉट अस अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस. ये एक बहुत बड़ा आत्मनिर्भरता का पाठ उन्होंने उस दिन गांधी जी ने अपने मित्रों को पढ़ाया, ठीक है. और ये बात बाद में राजेंद्र प्रसाद ने अपनी डायरी वगैरह में नोट भी करके रखी थी. बहुत अच्छे से उन्होंने दिमाग पढ़ लिया था कि भाई क्या चल रहा है इनके दिमाग में, कमजोर हो रहे हैं शायद इस लड़ाई में, थक रहे हैं शायद, जो कि नहीं होना चाहिए. और इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई अगर आप थक जाओगे इतना जल्दी और अगर आपको यह लगता है कि एक अंग्रेज हमारे पक्ष में आ जाएगा तो हम लड़ाई जीत जाएंगे, तो इससे ज्यादा और गलत सोच नहीं हो सकती. ओके, तो अब हम सबसे फेवरेट जो सेक्शन है अपना, ठीक है, प्रैक्टिस, वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है. ये सिर्फ एक क्वेश्चन मैंने जस्ट फॉर द फन ऑफ इट, मैंने ये एक क्वेश्चन यहां पे एमसीक्यू लिया है. हालांकि ये पैटर्न अब नहीं आएगा, बट ऑलवेज एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, क्या पता एक आध क्वेश्चन आ जाए. तो एक एमसीक्यू लिया है जस्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए. बाकी जो एलैबोरेटिव आंसर्स हैं, सब्जेक्टिव आंसर्स हैं, वो आएंगे आपके इस बार, ठीक है. ऑलराइट, चलिए चलते हैं. तो they thought he would demand repayment in full of the money which they had illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers. He asked only 50%. There he seemed adamant, writes Reverend J.Z. Hodge, a British missionary in Champaran, who had observed the entire episode at close range. Thinking probably that he would not give way, the representative of the planters offered to refund to the extent of 25%, and to his surprise, to his amazement, Mr. Gandhi took him at his word, thus breaking deadlock. वो स्थिति जो आगे ही नहीं बढ़ पा रही थी, भाई कोई एक सोल्यूशन आ ही नहीं पा रहा था, सोल्यूशन पे पहुंच नहीं पा रहे थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उस स्थिति को उसका समाधान निकाल दिया. कैसे निकाला? गांधी जी ने जो, देखो आपको याद होगा कि वो 15% वाला जर्मनी में क्या हुआ था, सिंथेटिक इंडिगो, है ना, उन्होंने डेवलप कर लिया था, ठीक है, फैक्ट्री में, लैब में. अब सिंथेटिक इंडिगो जल्दी बन जाता है, सस्ता होता है और मार्जिन ज्यादा देता है जब वो बिकता है, तो है ना, बजाय जमीन पे उगे हुए इंडिगो के. ब्रिटिशर्स को लगा कि भाई जब हमें हमारे पड़ोसी देश ने ऐसा कर लिया है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, वाई टू डू ऑल दिस, है ना, माता बच्ची, ये क्यों करना है भाई. तो वाई टू अननेसेसरीली बॉदर इन सच एन irksome
सिस्टम। तो उन्होंने क्या किया, एक चाल खेली कि भाई उनको कहा कि 15% का जो वो जो ना रेंट वाला जो सिस्टम है, जो लैंड में 15% आपको इंडिगो होगा कि हमें रेंट के रूप में देना है, इस अग्रीमेंट से, इस कॉन्ट्रैक्ट से आपको निजात देते हैं हम। ठीक है, किस किस को इससे मुक्ति चाहिए, हम छोड़ने के लिए तैयार है वो हिस्सा, आप रखो, लेकिन उसके बदले में हमें क्या दे दीजिए, कॉम्पनसेशन दे दीजिए, हमें क्षतिपूर्ति दीजिए, क्योंकि हम भी अपना आय का साधन छोड़ रहे हैं। ये एक चाल थी। ठीक है, ये एक चाल थी बोले वाले शेयर कॉपर्स के साथ खिलवाड़ करने और उनसे पैसा ऐंठने की। सफल तो हो गए, कुछ लोग नहीं हुए और ज्यादातर हो गए थे। ज्यादातर जो पेजेंट्स थे वो इस बात में फंस गए थे। ठीक है, तो अब क्या हुआ, उन्होंने पैसा वापस मांगा। जब उनको पता चला कि सिंथेटिक इंडिगो बना लिया गया है, तो वहां पे फिर वो स्थिति आ गई कि गांधी ने कहा पैसा वापस दो, 50% ही दे दो। ठीक है, लेकिन जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड का रिप्रेजेंटेटिव था उसने कहा भाई हम 25% तक दे पाएंगे। गांधी जी ने कहा जुबान पे अड़े रहना, 25% पे हम ये सौदा जो है वो करते हैं, 25% इन किसानों को वापस लौटा दो। ठीक है, अब ये डर था उनके मन में कि पूरा का पूरा मांग लेंगे। भाई वो तो अटक गए और डकार भी नहीं मारी पैसों की, है ना, पूरा कैसे दें, बड़ा मुश्किल होता है, बहुत ना बहुत बुरा लगता है कि पैसा ऐंठा हुआ वापस दें। लेकिन जीत इस बात की थी कि उनको पैसा थोड़ा ही वापस, है ना, रिटर्न करना पड़ा, लेकिन अपनी इज्जत से हाथ धोना पड़ा। ठीक है, यही चीज गांधी यहां पे समझा रहे हैं। आइडेंटिफाई दे इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट। देखिए पहली लाइन में, है ना, दे कौन है, पहली लाइन में ये दे कौन है, ये जो यहां पे हमारे दे आए हैं ना, ये दे कौन है भाई, ये दे कौन है, ये दे ऑप्शन देखते हैं, जेजी हॉज, गांधी एंड शुक्ला, द लेफ्टिनेंट गवर्नर, द बिग प्लांटर्स। ऑब्वियसली आंसर क्या है, इसका आंसर वो बिग प्लांटर्स है। डर किसको लग रहा था, बिग प्लांटर्स को लग रहा था कि ही वुड डिमांड, ही कौन, गांधी वुड डिमांड फुल पेमेंट। तो डर किसको लग रहा था, बिग प्लांटर्स को लग रहा था, जो एस्टेट होल्डर्स थे। ठीक है, उनको लग रहा था। What amount of repayment did the big planters think Gandhi would demand? गांधी जी कितना डिमांड करेंगे, उनको क्या लग रहा था, उनको लग रहा था पेमेंट फुल करेंगे। देखो इतना सा सवाल है, जवाब बिल्कुल प्रिसाइज होगा। ठीक है, ये सॉल्व मैं क्वेश्चंस इसलिए दिखा रहा हूं सो दैट यू कैन हैव अ फील ऑफ हाउ टू राइट द आंसर्स इन द एग्जामिनेशन। ओके, डू नॉट ओवरराइट, डू नॉट add extra words that are not required, do not repeat ideas, be very precise, simple and short. Okay, the big planters thought Gandhi would demand repayment in full. इतना ही जवाब बनता है इसका, इतना ही आपको जवाब देना है। ये बेसिकली 1 मार्क के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, वही जो पैराग्राफ है कंटिन्यू कर रहे हैं, में और क्वेश्चंस यहां पे ऐड हो गए हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस यहां पे ऐड हो गए हैं। नाउ क्वेश्चन देखते हैं कि What percentage did Gandhi ask the big planters for refund to the peasants? गांधी ने कितना % मांगा? ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, 25% गांधी ने मांगा नहीं था, गांधी को ऑफर किया गया था जिसपे वो सहमत हो गए थे। गांधी जी ने कितना मांगा था? गांधी asked the big planters for 50%। गांधी की डिमांड क्या थी? चलो आप पूरा ना दे सको, 50% दे दो इन गरीब किसानों को। Why did the big planters expect that Gandhi would ask a full repayment? हाँ, ये अच्छा सवाल है, क्यों उनको लगा कि पूरा पेमेंट मांगेंगे भाई? इसलिए अब क्या क्या वर्ड्स हमें यहां पे यूज करने, क्या 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 सपोर्ट हमें देना है अपने वर्ड्स से इस आंसर में, ध्यान से देखना। द बिग प्लांटर्स थॉट गांधी वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल बिकॉज दे हैड इलीगल, देखो इस पॉइंट को हाईलाइट करना है अपने को, ये लिखना है जरूर से, दे हैड इलीगली एंड डिसीटफुली एक्सटॉर्टेड मनी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। सबसे बड़ी बात यही थी कि अनैतिक तरीके से, है ना, बेईमानी से, है ना, छल कपट करके उन्होंने उस जर्मनी वाली बात को छुपा के, है ना, सिंथेटिक इंडिगो वाली बात को छुपा के उन्होंने पैसा मांगा था, तो इलीगल था और जिसे कहते हैं कि डिसीटफुल था। ठीक है, छल कपट से उन्होंने पैसा मांग लिया था, तो इसीलिए उनको पैसा अब देने में डर लग रहा था, उनको लगा कि पैसा पूरा मांग लेंगे। नाउ दे वर इन ड्रेड, इस भय में थे कि उन पे सवाल खड़े किए जाएंगे, एंड दे वर रिलक्टेंट टू गिव द पेमेंट इन फुल। और रिलक्टेंट का मतलब क्या होता है? अनमना हो रहा था उनका मन नहीं कर रहा था पूरा दें। ठीक है, उनका मन नहीं कर रहा था, तो अनमने से हो रहे थे कि यार पूरा पेमेंट अगर मांग लिया तो। गांधी ने हालांकि पूरा मांगा नहीं, लेकिन मन में उनके डर था, चोर की दाढ़ी में तिनका, यहां पे ये कहावत चरितार्थ होती है। ठीक है, ध्यान रखना, तो ये वर्ड्स ध्यान रखना कि इलीगल, डिसीटफुल, मनी एक्सटॉर्शन था, इसीलिए उनको डर लग रहा था। इफ सच अ क्वेश्चन
is there in the question paper. All right, so ये देखो, ये CBSE मतलब कुछ साल पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ सवाल है. How was Gandhi treated at Rajendra Prasad's house? या why do you think the servants thought Gandhi to be another peasant? ये देखो, ये एक स्वाभाविक सी है ना एक बात है कि एक गरीब इंसान के साथ दूसरा भी अगर ऑर्डिनरी वेशभूषा में आ गया तो हम क्या समझेंगे, ये भी इसी गरीब का साथी है ना, यही मानेंगे. तो यही हुआ एग्जैक्टली उन सर्वेंट्स के साथ. वो जो सर्वेंट्स थे राजेंद्र प्रसाद के, हमने देखा कि जब वो बिहार पटना पहुंचते हैं राजकुमार शुक्ला गांधी को लेके, तो दोनों कहां जाते हैं, दोनों जाते हैं राजेंद्र प्रसाद के घर. राजेंद्र प्रसाद बहुत बड़े वकील थे, तो राजेंद्र प्रसाद के घर जाते हैं, लेकिन पता चलता है राजेंद्र प्रसाद थे नहीं वहां पे घर पे. तो उनके नौकर जो है वो उनको बाहर ही है ना, आंगन के बाहर ही बिठा देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये राजकुमार शुक्ला है, ये हमारे मालिक को परेशान करने आ जाता है शेयर क्रॉपिंग के मुद्दों पे. गांधी जी की वेशभूषा भाई एक है ना फकीर जैसी एक वो थी है ना, सीधे सिंपल से है ना, उनके गारमेंट्स थे, एक लंगोट और एक चादरा ओढ़ा हुआ था और हाथ में एक लाठी थी, बस ऑर्डिनरी से दिख रहे थे. उन्होंने सोचा ये भी कौन है, ये भी एक कौन होगा, योमन होगा. योमन यानी एक पुअर पेजेंट होगा. और इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने गांधी को भी है ना एक सीधा सिंपल सा किसान मान के वहीं पे बैठने के लिए कह दिया. तो गांधी came along with Rajkumar Shukla, who was a peasant, to Rajendra Prasad's house. He was dressed ordinarily. Who? Gandhi, right? Just like any other peasant. So he was treated like an untouchable peasant by Rajendra Prasad's servants. ठीक है. तो राजेंद्र प्रसाद के नौकरों ने यही सोचा कि ये भी एक अछूत है ना, एक किसान होगा. भाई राजेंद्र प्रसाद के नौकर थे, लेकिन नौकर तो राजेंद्र प्रसाद के थे ना, तो अपने आप को उन किसानों से बेहतर मानते थे, सुपीरियर मानते थे. उन्होंने आदेश दिया वहीं बैठ जा बाहर और अपने साथी को भी बिठा दे. लेकिन गांधी जी को उन्होंने अछूत मान के है ना कुएं से पानी निकालने से मना कर दिया था. एंड दे इवन प्रोहिबिटेड हिम फ्रॉम ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द वेल, थिंकिंग दैट इट वुड पोल्यूट द एंटायर. तो पूरा जो है ना पानी का स्रोत है वो पूरा दूषित है. पानी डाला और उससे कुछ इस कुएं में टपक गई. तो गांधी जी इसी बात पे थोड़े से है ना मन ही मन विचलित हो गए कि भाई इनको कैसे पता चला कि मैं अछूत हूं या नहीं हूं, है ना. पहले से ही इन्होंने क्या कर लिया, जज कर लिया. Why did Gandhi decide to go to मुजफ्फरपुर before going to चंपारण? CBSE 2011 में आया हुआ है. ठीक है, कि भाई पहले मुजफ्फरपुर जाने का उन्होंने मानस क्यों बनाया. रीजन क्या था, रीजन ये था राजकुमार शुक्ला जितनी इंफॉर्मेशन दे सकता था वो सुपरफिशियल थी. गांधी को और डेप्थ में इंफॉर्मेशन चाहिए थी, और एलैबोरेटिव इंफॉर्मेशन चाहिए थी, और कॉन्क्रीट और ज्यादा कॉन्क्रीट प्रूफ और एविडेंसेस चाहिए, जो कि कहां मिल सकते थे, खोजबीन करने पे मिल सकते थे. इसलिए वो मुजफ्फरपुर गए पहले, जो कि रास्ते में था. ओके, सो गांधी डिसाइडेड टू गो टू मुजफ्फरपुर बिकॉज ही वांटेड मोर कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन अबाउट द शेयर क्रॉपर्स दैन शुक्ला कुड इम्पार्ट. शुक्ला जितनी दे सकता था उससे कहीं ज्यादा इंफॉर्मेशन और पुख्ता जानकारी चाहिए थी. देयर ही वाज briefed by the lawyers of the neighboring villages about the cases of the peasants, right, and the fee they charged. तो गांधी को वहां पे इंफॉर्मेशन मिलती है कि भाई ये मुद्दे हैं, इन कारणों से केसेस बनते हैं, इन मुद्दों पे है ना कोर्ट में जाना पड़ता है, लड़ाई लड़नी पड़ती है लीगली. ठीक है, तो उन्होंने बताया, और फिर बताया कि हम इतनी फीस चार्ज करते हैं. बाद में हमने देखा गांधी उनको फटकार भी लगाते हैं. तो रीजन क्या था, रीजन ये था कि जानकारी उनको लेनी थी, और वो उनको जानकारी अंततः मिल जाती है. What made the Lieutenant Governor drop the case against Gandhi? ये भी आया हुआ है, देखो CBSE 2014 में आया हुआ है. अच्छा सवाल है, क्या कारण था, कारण क्या था. सिंघम वाला वो जो सीन था है ना, जो हमने डिस्कस किया था क्लास में, सिंघम वाला सीन वहां पे हो गया था. जिस तरह से जयकांत शिकरे को है ना घेर लिया था गांव वालों ने, बिल्कुल वैसे ही गांधी जी मुसीबत में है. जब पता चला मोतीहरी में, तो पूरे के पूरे गांव वाले वहां पे आ गए और चारों तरफ से कोर्ट हाउस को घेर लिया. यहाँ हालत खराब हो गई ऑफिशियल्स की कि भाई यहाँ पे तो है ना आंदोलन छिड़ जाएगा बहुत बुरा वाला, है ना, एजिटेशन शुरू हो जाएगा. ऑलरेडी ये डिमॉन्स्ट्रेशन शुरू कर चुके हैं. उनको लगा कि वी वुड बी किल्ड इफ वी डू नॉट लीव दिस मैन हियर, ओके, इफ वी डू नॉट रिलीज हिम. तो उन्होंने पोस्टपोन करने का ठान लिया कि भाई सुनवाई पोस्टपोन कर देते हैं और गांधी को बिना बेल के छोड़ देते हैं. So when the peasants came to know that a Mahatma who had come to fight for their right was in trouble with the authorities, they gathered around the courthouse in support of Gandhi. गांधी के सपोर्ट में वहां पे खड़े हो गए कि भाई
हमारे लिए ये एक महात्मा पुरुष है जो कि आया है, हमारा मसीहा बन के आया हमारे लिए लड़ने, और इनके साथ कुछ लफड़ा हो गया, इस आदमी को कैसे हम ऐसे ही अकेला छोड़ दें, राइट। दे स्पॉन्टेनियस, मैंने बताया था स्पॉन्टेनियस का मतलब हमने देखा था, स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, बिना प्लान किए, है ना, स्वाभाविक रूप से जो है ना हम ऑन द स्पॉट रिएक्शन देते हैं। So their spontaneous demonstration in Motihari created a confusion in the minds of the officials inside the courthouse. बाहर हलचल मची हुई है, गांव वालों की, अंदर हलचल मची हुई है ऑफिशियल्स के मन में, राइट। यही समाधि बन जाएगी अगर गांधी को कुछ कर दिया हमने, खरोच भी आ गई तो उनके उस स्पॉन्टेनियस डिमॉन्स्ट्रेशन के कारण, प्रदर्शन के कारण उनका कलेजा कांपने लग गया। उनको टाइम चाहिए था अपने हायर अथॉरिटी से डिस्कस करने का। द जज डिडंट वांट टू एग्रीवेट, एग्रीवेट का मतलब क्या होता है, पद से बदतर बनाना, ठीक है, स्थिति को और, है ना, और ज्यादा अप्रिय बनाना। तो जज ने क्या कहा, उन्होंने सोचा कि इनको छोड़ देते हैं। ही हेल्ड अप द सेंटेंस फॉर सेवरल डेज एंड फाइनली रिलीज्ड गांधी विदाउट बेल। लेटर क्वेश्चंस जस्टिफाइड गांधी's hold and position in the case and all the charges against him were dropped. गांधी आजाद हो जाते हैं, वो जो एलिगेशंस होते हैं वो सारे हटा दिए जाते हैं कि इन्होंने सिविल किया, इन्होंने सरकारी आदेश की अवमानना की है। ये पहला इंस्टेंस होता है सिविल डिसोबीडियंस की जीत का। ध्यान रखिएगा, ये इंस्टेंस इस तरह से हमें पेश। Why do you think Gandhi considered the चंपारण episode to be a turning point? के एनसीईआरटी में दिया हुआ है सवाल, ठीक है। क्यों लगा उनको कि ये एक बहुत बड़ा, गांधी खुद मानते थे, स्वयं मानते थे कि चंपारण का केस बहुत महत्वपूर्ण केस था उनकी लाइफ में। क्यों? देखो क्या परिवर्तन आए थे, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करेंगे, क्या पॉइंट्स हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में मेंशन करने हैं, लिखने हैं, ध्यान दीजिएगा। दिस एपिसोड प्रूव्ड दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर गांधी और एनी इंडियन अबाउट हिज ओन कंट्री, ओके, in his own country. The Champaran case was a concrete proof that the meek and submissive का मतलब बहुत ही विनम्र, बहुत ही, है ना, जो जल्दी से समर्पण कर दे, बहुत ही शांत, है ना, स्वभाव वाले, बहुत ही जिसे कहते हैं कि विनम्र स्वभाव वाले, चुपचाप रहने वाले, हार्मलेस जिसे कहते हैं। तो ये जो हार्मलेस थे और, है ना, हमेशा समर्पण भाव लिए हुए, जो है ना बिल्कुल झुकने वाले जो लोग थे, इंडियंस थे, वो अब विरोध करना सीख, करेज सीखते थे। कॉन्क्रीट प्रूफ था गांधी जी के द्वारा उनके सामने रखा हुआ। तो द चंपारण केस वाज अ कॉन्क्रीट प्रूफ दैट द मीक एंड सबमिसिव इंडियंस हैड नाउ बिगन टू लर्न एंड शो करेज। केवल साहसी होना नहीं सीखा था, साहस दिखाना भी शुरू कर दिया था उन्होंने। व्हाट बिगैन एज अ हम्बल अटेम्प्ट टू एलिविएट द पुअर पेजेंट्स फ्रॉम देयर प्रेडिकमेंट, दयनीय स्थिति, ठीक है, फ्रॉम देयर प्रेडिकमेंट हैड नाउ बिकम अ नेशन वाइड मूवमेंट विद सिविल डिसोबीडियंस एज द फर्स्ट सक्सेसफुल स्टेप। तो जो एक बहुत ही विनम्र से प्रयास से शुरू हुआ था जो सिलसिला, वो एक पूरे राष्ट्र में, है ना, राष्ट्रव्यापी एक मूवमेंट बन गया था, एक आंदोलन बन गया था। और ये इसका जो पहला स्टेप था सक्सेस का, वो था सिविल डिसोबीडियंस की जीत, ठीक है। दिस एपिसोड मार्क्स द इमर्जेंस ऑफ गांधी एज अ नेशनल, बिल्कुल बहुत बड़ी जीत थी, और इसीलिए उनके करियर का बहुत, उनकी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट था ये चंपारण केस, राइट। ओके, सो हाउ डिड गांधी हेल्प द पेजेंट्स ऑफ चंपारण? 2009 में आया था। विद अ लॉट ऑफ रेजिलियंस एंड ग्रिट। रेजिलियंस क्या होता है? रेजिलियंस क्या होता है? रेजिलियंस इज विरोध की, है ना, क्षमता। तो रेजिलियंस था, विरोध कर सकते थे आप, और ग्रिट यानी करेज, ठीक है, विरोध करने, विद्रोह करने का उनमें एक साहस था, ठीक है। तो उस साहस के साथ, with a lot of resilience and grit, Gandhiji fought a long and unequal battle for the poor peasants of Champaran. Eventually, antatah, after 1 year, he was able to get justice for them. Gandhiji worked on the social and cultural front too. सवाल देखो क्या है, गांधी ने पेजेंट्स की हेल्प कैसे की? सिर्फ चंपारण वाला वो शेयर क्रॉपिंग वाला एपिसोड खत्म हुआ, वो वहीं तक हेल्प सीमित नहीं थी। ध्यान रखना, सवाल अगर आए तो जवाब इस तरह से देना है। जो हमने देखा अभी इस क्लास में, जो हमने शुरुआत में पढ़ा, एंडिंग की तरफ, कि चैप्टर के एंड की तरफ जब हमने पढ़ा कि वहां पे बहुत सारे परिवर्तन और भी किए गए थे, वो वाली चीजें भी यहां मेंशन करनी है। गांधी जी वर्कड ऑन द सोशल एंड कल्चरल फ्रंट टू। ये देखो, ये भी एक हेल्प थी, सोशली और कल्चरली जो बैकवर्डनेस थी उसको, है ना, चेंज करने की कोशिश की। ही अरेंज्ड फॉर एजुकेशन, हेल्थ एंड हाइजीन ऑफ द पुअर पेजेंट फैमिलीज इन चंपारण। मेंशन करनी है ये चीजें, भूलना मत, राइट। ये चीजें मेंशन करनी है, ये ही वो पॉइंट्स हैं जो आपको मार्क्स दिलाएंगे, आपको पॉइंट्स दिलाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये चीजें हमें बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। व्हाई डिड गांधी
oppose the idea of requesting the English pacifist C.F. Andrews to stay back in चंपारण। ये गांधी जी भाई अड़ गए कि नहीं, इसको तो किसी सूरत हम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये अंग्रेज है, और अगर आपको लगता है अंग्रेज हमें जीत दिला देगा तो राइट आपके मन की कमजोरी दर्शाएगा ये। इसलिए गांधी जी ने क्या कहा, गांधी जी ने तो नहीं रखना, राइट। Why do you want him to stay back, right? Okay, Gandhi vehemently opposed the lawyer's idea to enlist Charles Freer Andrews' support because he was an English man, saying that their battle against oppression and injustice was an unequal one. असमानता की लड़ाई है हमारी, है ना, अन्याय दमन के खिलाफ, है ना, ये जो अन्याय हो रहा है, ये जो अत्याचार हो रहा है, ये जो दमन हो रहा है, उसके खिलाफ हमारी जो लड़ाई है वो अनइक्वल है, असमानता की लड़ाई है। आपको लगता है हमारा पलड़ा इसलिए भारी हो जाएगा कि एक अंग्रेज हमारे पक्ष में आ गया? कम ऑन, यू गॉट टू बी किडिंग, राइट? ये ऐसा नहीं हो सकता। तो हैविंग एन इंग्लिशमैन ऑन देयर साइड वुड ओनली रिवील द वीकनेस ऑफ देयर इनर बीइंग। आपके अंतर्मन की, आपकी अंतरात्मा की कमजोरी, है ना, दुर्बलता सामने आएगी अगर आप अंग्रेज को अपने पक्ष में ले लोगे तो। यूजिंग एंड्रूज एज अ प्रॉप वुड ओनली कीप देम फ्रॉम बीइंग सेल्फ रिलायंट। आप जितना ज्यादा इस आइडिया को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करोगे, आत्मनिर्भरता से उतने दूर होते जाओगे, आजादी और दूर होती जाएगी, खिसकती जाएगी आपके हाथों से। आप सोच लो आपको क्या करना है, बस नहीं तो कहना था। आपको समझ में आ गया कि गांधी क्या चाहते हैं और क्या चाहते हैं खुद और क्या हमें समझाना। एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी ले लेते हैं, और ये थोड़ा सा मॉरल वैल्यूज बेस्ड है, हायर ऑर्डर थिंकिंग वाला जो है वो एक सवाल है। Exploitation is a universal phenomenon. The poor indigo farmers were exploited by the British landlords, to which Gandhiji objected. Even after our independence, we find exploitation of the unorganized labor. What values do we learn from Gandhiji's campaign to counter the present day problems of exploitation? जो अत्याचार हो रहा है, ठीक है, शोषण हो रहा है, वो हम आज भी देख सकते हैं। हमारे आज के परिप्रेक्ष्य में भी ये बिल्कुल साबित होता है कि बिल्कुल हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं कि एक्सप्लॉयटेशन होता है मजदूरों का, ठीक है, घर पे काम करने आते हैं जो सहायक आते हैं, हेल्पर्स आते हैं, का होता है, कई बार गरीबों का होता है। इस एक्सप्लॉयटेशन को हम गांधी जी की क्या सीख लेके, है ना, प्रेजेंट डे में कोरिलेट करके सीख सकते हैं, क्या समाधान निकाल सकते हैं। In the present day materialistic world, money has become the omnipotent object. Omnipotent बड़ा खूबसूरत वर्ड है, ईश्वर के लिए यूज करते हैं। omnipotent, omniscient, right? omnipotent यानी जो सर्वशक्तिशाली हो, ईश्वर के लिए हम यूज करते हैं। यहाँ पे omnipotent किसको कहा गया है? मनी को। सर्वशक्तिशाली है यार, सबसे बड़ा, है ना, हथियार होता है दुनिया में, जिसके पास पैसा है उसका बोलबाला है, दैट इज अ फैक्ट। तो ये आज की जो दुनिया है वो मटीरियलिस्टिक बनती जा रही है। मटीरियलिस्टिक का मतलब क्या हो गया? भौतिक सुख साधन से भरी हुई है, ठीक है, इच्छाएं हमारी कम नहीं हो रही है और लालच बढ़ता जा रहा है, राइट? तो ये दोहरी मार है हम पे। तो इन द प्रेजेंट डे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, मनी हैज बिकम द ओमनीपोटेंट, ऑल पावरफुल ऑब्जेक्ट। मैन हु इज ड्रिवन बाय हिज लस्ट एंड इनसैटिएबल डिजायर्स। इनसैटिएबल का मतलब क्या होता है? बड़ा अच्छा सा वर्ड है, अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इनसैटिएबल का मतलब होता है अतृप्त, जो शांत ना हो, जो बुझे नहीं। प्यास के लिए यूज करते हैं जनरली। इनसैटिएबल डिजायर्स यानी हमारी वो इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं जो कभी तृप्त नहीं हो सकती, है ना। तो हम किस लहर पे, हम किस घोड़े पे सवार हैं? लालच और न शांत होने वाली जो हमारी इच्छाएं, उस घोड़े पे सवार है। एंड इसीलिए हम क्या चाहते हैं? वी वॉन्ट टू ग्रो रिच बाय फेयर और फाउल मीन्स, हुक और बाय क्रूक, साम दाम दंड भेद, चाहे गलत हो चाहे सही हो, किसी भी जरिए से हो, हम और अमीर बनना चाहते हैं, है ना। इस कारण से इज एवरेज, बहुत अच्छा शब्द है, देखो एक और, एवरेज। एवरेज का मतलब होता है ग्रीड, लालच। वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करवा रहा हूं, करते जाइएगा, राइट। सो एवरेज का मतलब होता है, एवरेज का मतलब लालच। तो मनुष्य का लालच कपल्ड विद टोटल लॉस ऑफ मोरालिटी एंड कंपैशन, और उस पे, है ना, तड़का किस चीज का लगा? एक तो हमारी नैतिकता खत्म हो गई है और हमारा कंपैशन, हमदर्दी दूसरों के प्रति, वो खत्म हो गई है। तो हमारा लालच बढ़ता जा रहा है ना, हमारे अंतर्मन से इंसानियत खत्म हो रही है और मोरालिटी, नैतिकता खत्म हो रही है, ईमानदारी खत्म हो रही है, दूसरों के प्रति दया भाव खत्म हो रहा है। ये तड़का लगता है तो रेसिपी तैयार होती है सोशल इविल्स की, सामाजिक बुराइयों की, राइट।
इट गिव्स राइज टू मेनी सोशल इविल्स। कौन से? एक्सप्लॉयटेशन, करप्शन, नेपोटिज्म। आहा, नेपोटिज्म तो आपने सुशांत सिंह राजपूत सुना होगा। नेपोटिज्म है, नेपोटिज्म है, नेपोटिज्म है, भाई भतीजावाद जिसे कहते हैं। तो एक्सप्लॉयटेशन, करप्शन और नेपोटिज्म, है ना, शोषण होता है, करप्शन यानी के कपला, ठीक है, धांधलेबाजी, ठीक है, और नेपोटिज्म भाई भतीजावाद ये होता है, ठीक है। ये ऐसे बहुत सारे सोशल इविल्स पैदा होते हैं जब हम पैसे के लालच में पड़ जाते हैं। वी कैन फाइंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड लेबर इवन टुडे आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ आवर इंडिपेंडेंस। एक विडंबना है कि हमने कहने के लिए सिर्फ शब्दों में हमने आजादी हासिल की, असल में तो हम अभी भी है ना गुलाम है संकीर्ण मानसिकता के। टू डील विद द प्रेजेंट डे प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन वी शुड फॉलो गांधी जी एथिक्स। उनके जो नैतिक मूल्य थे वो हमें फॉलो करने चाहिए ताकि हम इस है ना सांप से, इसके जहर से बच सकें, एक्सप्लॉयटेशन के जहर से बच सकें। Which he used during the चंपारण एपिसोड, didn't break any law, ना कोई कानून तोड़ा। देखो आप कहोगे सर कानून तो तोड़ा था, कानून नहीं तोड़ा यार, वो सरकार हमारी नहीं थी, हमारी सरकार तो थी ही नहीं, वो तो विदेशी थे, उनका कौन सा कानून, राइट, हमारे देश में। So he didn't break any law and he stuck to his duty towards his people and nation। ना उन्होंने कानून तोड़ा, न केवल उन्होंने कानून नहीं तोड़ा बल्कि उन्होंने देश और देशवासियों के प्रति अपनी ड्यूटी का पूरा वहन किया, ठीक है। He didn't break any law and he stuck to his duty towards his people and nation. Instilled in them the virtues of courage and humility to fight against injustice. What beautiful words, right? Instill, भर देना, virtues, गुण, right? Humility, विनम्रता। तो वर्ड्स हैं, ध्यान रखिएगा। So he instilled in them virtues of courage and humility to fight against अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए क्या गुरु मंत्र फूंक दिया उन्होंने हर इंसान में, हर भारतीय में। आप में गुण होने चाहिए, साहसी होने के और विनम्र होने के। विनम्रता के साथ आप लड़िए, राइट। आयरॉनिकली आफ्टर इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस we still find ourselves to be the slaves of prejudice and ये हो गया भेदभावपूर्ण भावना और निर्दयता, हम इसके आज भी गुलाम हैं। ये एक विडंबना है। Now the need of the hour is that we organize ourselves and assert our collective will to forge an Indian on poverty and on exploitation। देखो ये सांस नहीं है, ये सैंस नहीं है, ठीक। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है सॉन और इसका मतलब होता है विदाउट, बिना, बगैर, ठीक है। पॉवर्टी, बिना पॉवर्टी का और बिना एक्सप्लॉयटेशन का भारत अगर हमें निर्मित करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? हमें क्या करना पड़ेगा? गांधी जी के उन उसूलों को मानते हुए कलेक्टिवली हमें अपनी इच्छा शक्ति को कलेक्टिव एक रूप देना पड़ेगा, एकत्र करना पड़ेगा, है ना, संगठित करना पड़ेगा और भारत को इतना सशक्त फौज यानी उसको चारों तरफ से मजबूत बनाना पड़ेगा कि हम पॉवर्टी से जीत सकें, हम से। विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर, ठीक है। ये चैप्टर हमने अच्छे से कवर कर लिया है, ठीक है। लंबा चैप्टर था इसलिए 3 सेक्शन लग गए। एंड तो आपको पीडीएफ दी जाएगी, उसमें और ज्यादा सॉल्व शीट होगी, वो तो और क्वेश्चंस होंगे जो आप देख सकते हो। यू कैन actually figure out how to answer, what words to use, what ideas to use. Take my words, do not repeat ideas, okay? Do not repeat ideas because the teachers who will be going through your marks, your answer sheet are not going to be ordinary people, okay? They already have a good amount of knowledge. तो पता रहेगा कि भाई आइडियाज रिपीट हो रही हैं, ठीक है। तो आइडियाज रिपीट मत करना, आंसर में क्या चाहिए, देखो मैंने हर जगह मैं मार्क कर रहा हूं क्या क्या वर्ड्स होने चाहिए आपके आंसर में, उसको और ज्यादा इक्विप्ड बनाने के लिए। तो फॉलो दिस स्ट्रैटेजी एंड यू विल कम आउट विनर, राइट। ऑल द बेस्ट, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, राइट। थैंक यू।